हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी व्याकरण में वाक्य रचना के आधार पर वाक्य भेद इसके आगे के भाग को हम पढ़ेंगे। पीछे के वीडियो में हम लोगों ने वाक्य की स्वरूप, उसकी रचना को जाना कि वाक्य क्या होता है। शब्दों का सार्थक समूह जो होता है वही वाक्य कहलाता है। वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है, वह किसी न किसी अर्थ को जो है लिए हुए होता है। तो इसको हम लोगों ने पढ़ा और वह 3 प्रकार का होता है, जिसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य की चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आइए आगे इसमें हम देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का क्या कह रहा है कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, ऐसा वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। देखिए, कह रहा है कि इस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा जो है वो आश्रित उपवाक्य होता है। यानी एक वाक्य जो है वह दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है, निर्भर होता है, आश्रित होता है। यानी एक के होने पर ही दूसरे का होना निर्भर करता है। जैसे तुम ही कह रहे थे कि परीक्षा की तिथि बदल गई है। मैंने वह घोड़ा बेच दिया है जिसने तुम्हें लात मारी थी। तुम भी उधर चले जाओ जिधर तुम्हारा भाई गया। तो तुम ही कह रहे थे कि परीक्षा की तिथि बदल गई। परीक्षा की तिथि बदल गई है कि तुम ही कह रहे थे। कौन कह रहा था? तुम ही कह रहे थे। और मैंने वह घोड़ा बेच दिया है जिसने तुम्हें लात मारी थी। लात किसने मारी थी? उस घोड़े ने। और उस घोड़े को क्या किया गया है? बेच दिया गया है। ऊपर के तीनों वाक्यों में ये रेखांकित वाक्य प्रधान उपवाक्य हैं। वाक्य जो है वो प्रधान उपवाक्य हैं और दूसरे आश्रित उपवाक्य हैं। जैसे प्रथम वाक्य में तुम ही कह रहे थे प्रधान उपवाक्य तथा परीक्षा की तिथि बदल गई है, आश्रित उपवाक्य, तथा दूसरे वाक्य में मैंने वह घोड़ा बेच दिया है, प्रधान उपवाक्य है, और जिसने तुम्हें लात मारी थी, आश्रित उपवाक्य है, तथा तीसरे वाक्य में तुम भी उधर चले जाओ, प्रधान उपवाक्य, तथा जिधर तुम्हारा भाई गया है, आश्रित उपवाक्य है। अतः ये मिश्र वाक्य हैं। अर्थात यानी इसमें एक वाक्य का होना दूसरे पर निर्भर करता है। मुख्य वाक्य पर उपवाक्य जो है विशेष क्या दिया है? देखिए, अधिकतर इन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और एक अथवा अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक अथवा अधिक उपवाक्य आश्रित होते हैं। प्रधान वाक्य की पुष्टि, समर्थन, विस्तार या स्पष्टता के लिए ही आश्रित उपवाक्य का समावेश किया जाता है। अब आइए हम इसमें पढ़ते हैं वाक्यों की संरचना। वाक्यों की संरचना हमने अभी पढ़ा कि रचना की दृष्टि से वाक्यों के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अब हम इनकी संरचना के विषय में चर्चा करेंगे। सरल वाक्यों की संरचना। सरल वाक्य की संरचना कैसी होती है? सरल वाक्य एक छोटा और संक्षिप्त वाक्य होता है। इसमें एक क्रिया और एक ही कर्ता होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। देखिए, सरल वाक्य पहले ही बताया गया है आपको, सरल, संयुक्त और मिश्र तीनों के बारे में। तो सरल वाक्य हम उसको कहते हैं जिसमें एक
उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया होती है। और ऐसे वाक्य हैं, देखिए, बाल गोविंद भगत खजड़ी बजाया करते। जानी निबंध लिख रहा है, क्या तुम प्रतिदिन विद्यालय जाते हो? हवलदार साहब ने पान खाया। इन सभी वाक्यों में बाल गोविंद भगत, जानी, तुम और हवलदार साहब कर्ता अथवा उद्देश्य हैं। शेष वाक्य विधेय हैं। उद्देश्य और विधेय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि उद्देश्य किसको कहते हैं और विधेय कहते हैं। जैसे आप अंग्रेजी में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ते हैं तो उद्देश्य वो होता है जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है, बताया जाता है, उसको हम उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, जो बातें बताई जाती हैं, उसको हम विधेय कहते हैं। देखिए, यदि सरल वाक्य के कर्ता में विशेषण जुड़े हों या कर्ता के विस्तार सूचक अन्य शब्द हों तो उन्हें भी कर्ता के लिए ही माना जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर क्या बता रहा है आपको कि उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार। तो उद्देश्य का विस्तार, विधेय का विस्तार दोनों के विशेषण होते हैं, विशेषण या विशेषण पदबंध होते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस ले लें कि घोड़ा घास खा रहा है। तो घोड़ा घास खा रहा है, इसमें घोड़ा जो है वह क्या है? उद्देश्य है। और घास खा रहा है, यह क्या हो जाएगा? आपका विधेय हो जाएगा। अब इसका विस्तार जानने के लिए विस्तार क्या है, तो हम सेंटेंस को फिर इस प्रकार कह लें कि काला घोड़ा हरी घास खा रहा है। तो यहाँ काला घोड़ा जो है अब उद्देश्य होगा। तो ये उद्देश्य का विस्तार हो गया है। और काला शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? यह विशेषण है। जो घोड़ा जो है उद्देश्य है और इसका यह विशेषता ये बता रहा है, विशेषण शब्द है और यही उद्देश्य का विस्तार है। और आगे जो है विधेय के विस्तार में, जैसे घास खा रहा है तो हरी घास खा रहा है, तो हरी क्या हो जाएगा? घास का विस्तार हो जाएगा, यानी विधेय का विस्तार हो जाएगा। तो यही यहाँ पर आपको बताया है। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया है। जैसे पहला सेंटेंस दिया है, लाल हरे पीले रंग बिरंगे पक्षी उड़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर पक्षी उड़ते हैं, लेकिन अब लाल हरे पीले रंग बिरंगे पक्षी उड़ते हैं, ये सब जो विस्तार हो जाएंगे। लाल हरे पीले रंग बिरंगे किसके विस्तार होंगे? उद्देश्य के। यहाँ उद्देश्य कौन है? सब्जेक्ट कौन है? तो वो पक्षी है। और विधेय कौन है? उड़ते हैं, कि पक्षी के बारे में कहा जा रहा है कि पक्षी उड़ते हैं। तो पक्षी उड़ते हैं यह विधेय है। और लाल हरे पीले रंग बिरंगे पक्षी यानी उद्देश्य के विस्तार हैं। स्कूल से थका हारा आया जानी निबंध लिख रहा है। गोरा रंग, सफ़ेद दाढ़ी, नीली आँखें फादर बुल्के पर अच्छी लगती थीं। इन वाक्यों में लाल हरे पीले रंग बिरंगे शब्द कर्ता का विस्तार है, परंतु कर्ता पक्षी ही है, अतः इनका अंतर्भाव पक्षी में ही हो जाएगा। वाक्य सरल ही रहेगा। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में जानी से पूर्व आए पद जानी की ही स्थिति बता रहे हैं। ध्यान रहे, लिखने वाला कर्ता जानी ही है, शेष कर्ता का विस्तार ही कहा जाएगा। इसी प्रकार फादर बुल्के से पूर्व लगे शब्द कर्ता के विस्तार हैं। ग देखें, यदि सरल वाक्य में आने वाली क्रिया अकर्मक होगी यानी कर्म रहित होगी। अकर्मक, देखिए अ का अर्थ होता है रहित, यानी बिना कर्म के जो क्रिया होगी। कह रहे हैं कि आने वाली क्रिया अगर अकर्मक होगी तो वाक्य में कर्म नहीं होगा। जैसे सीता रो पड़ी, विक्की सो गया, नाना साहब बैठे थे, बुल्के की मौत रुला गई। देखिए, इन वाक्यों में कर्म नहीं है, अतः कर्ता
सीता, विक्की, नवाब साहब, बुल्के के अतिरिक्त शेष वाक्य विधेय कहलाएगा। घ, यदि सरल वाक्य में आने वाली क्रिया सकर्मक होगी तो कर्म भी होगा, परंतु अपवाद स्वरूप कर्म छिपा भी हो सकता है। जैसे रुचिका लिखती है, क्या लिखती है, एक कर्म छिपा हुआ है। अक्षय पत्र लिखता है तो कर्म गोचर है, यानी दिख रहा है। क्या है भाई, पत्र है। अक्षय लिखता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है। बिस्मिल्लाह खां दिल से बजाते थे, क्या बजाते थे, शहनाई। इस प्रकार रुचिका, अक्षय, बिस्मिल्लाह खां उद्देश्य कहलाएंगे और बाकी वाक्य जो है वो आपका विधेय हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि वाक्य सरल ही संयुक्त है, सरल नहीं संयुक्त है, परंतु कर्ता एक ही होने व योजक का अभाव होने के कारण वाक्य सरल ही होगा। जैसे अध्यापिका ने छात्रों को पेपर बांटे, मैंने जीजा जी से ही मकान खरीद लिया। इन दोनों वाक्यों में अध्यापिका ने और मैंने कर्ता है, उद्देश्य है, अतः वाक्य सरल ही होगा। छात्रों, पेपर, जीजाजी, मकान आदि के कारण भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि वाक्य संयुक्त है, परंतु ऐसा नहीं है। अब दूसरा देखें, संयुक्त वाक्यों की संरचना। ये तो संरचना थी आपके सरल वाक्यों की कि सरल वाक्य आपके किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो अब हम देखेंगे किसके संयुक्त वाक्यों की संरचना को। क, दो सरल वाक्य एक योजक द्वारा जुड़कर संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे देखिए, दो सरल वाक्य एक योजक द्वारा या समुच्चय बोधक द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, उनको ही हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। विक्की भोजन करता है और रिक्की भी भोजन करता है। यहाँ पर देखिए, विक्की भोजन करता है अलग सेंटेंस है, रिक्की भी भोजन करता है अलग सेंटेंस है, लेकिन दोनों आपस में जुड़ गए हैं। किसके माध्यम से जुड़े हैं, और से। तुम घर से निकले और दिनेश आ गया। यहाँ दो वाक्य और योजक से जुड़े हुए हैं, यानी संयुक्त वाक्य में दो वाक्य आपस में योजक या समुच्चय बोधक के माध्यम से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। कभी कभी कारण कार्य संबंध भी रहता है। जैसे सुरभि देर से उठी इसलिए विद्यालय न जा सकी। कारण सुरभि का देर से उठना और कार्य विद्यालय न जा सकना। कभी कभी वाक्य के दो अलग अलग कर्ता अलग अलग कार्य कर रहे होते हैं। जैसे अक्षय पढ़ रहा है और युविका लिख रही है। बात को स्पष्ट करने के लिए भी संयुक्त वाक्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदयंत को अचानक जाना पड़ा, परंतु वह जल्दी ही लौटेगा। चेतावनी देने के लिए भी संयुक्त वाक्य का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा वरना मुझे पुलिस बुलानी होगी। यानी चेतावनी देने के लिए भी संयुक्त वाक्य का ही प्रयोग होता है। ये संयुक्त वाक्य की संरचना थी। अब हम देखें मिश्र वाक्यों की संरचना को। मिश्र अर्थात मिले जुले। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य हो और अन्य वाक्य उसके अधीन हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। पारिभाषिक शब्दों में एक वाक्य तो स्वतंत्र होता है और शेष वाक्य उस मुख्य या प्रधान वाक्य के अधीन या आश्रित होते हैं। जैसे पिता के अधीन उसके बच्चे, परिवार आदि। स्वतंत्र उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य यहाँ पर दिए हुए हैं। उसने वही कार खरीदी जो उसके मित्र के पास थी। उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता जो व्यक्ति ईमानदार होता है। किसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? जो व्यक्ति ईमानदार होता है
उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आमिर ने मुख्यमंत्री से कहा कि वह झुकने को तैयार नहीं है। वह चाहता तो मेरी मदद कर सकता था, पर फिर भी उसने कुछ न किया। मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्य जब तब, जैसा, तो, अगर, तो, जो, कि, चाहे आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए ऊपर के वाक्य आप देख लें। मिश्र वाक्यों में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अतिरिक्त एक या अधिक समापिका क्रियाएं आ सकती हैं। जैसे, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भारत के प्रधानमंत्री का नाम न जानता हो। जैसे ही गिलास नीचे गिरा वैसे ही टूट गया। इन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे के भाग को हम अगली वीडियो में लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।